साथियों, आज यहाँ एडवांस ऑर्थोपेडिक सेंटर, एडवांस सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक एंड विजुअल साइंसेस और एडवांस ऑन्कोलॉजी सेंटर के लिए भूमि पूजन भी संपन्न हुआ है, जैसा कि DGFMS ने आपको बताया है। इसकी भी मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ और मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि जो तीनों सेंटर्स बनने जा रहे हैं, ये सेंटर्स अपने आप में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट केयर का एक सशक्त कॉम्बिनेशन है और इन सेंटर्स में अलग अलग एक्सपर्ट मिलकर एक साथ इलाज कर सकेंगे, जिससे हमारे सैनिकों और उनके परिजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इनके साथ ही एक और अन्य महत्वपूर्ण इवेंट कि आज बेस हॉस्पिटल के नए मॉडर्न और स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल फैसिलिटी का भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूँ। बेस हॉस्पिटल की इस नई फैसिलिटी से मरीजों का इलाज और बेहतर और सुविधाजनक हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज जिन हॉस्पिटल्स को पुरस्कार मिल रहा है, मैं उन हॉस्पिटल्स को, वहाँ के ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और फंड एम्प्लॉइज को भी अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये आप सभी के समर्पण और निरंतर काम करने का ही परिणाम है। मुझे विश्वास है कि आप सभी आगे भी ऐसे ही पूरी निष्ठा और लगन के साथ देश की सेवा करते रहेंगे। साथियों, रेजिंग डे किसी भी संस्था के लिए कोई मामूली बात नहीं होती है। यह एक बड़ा अवसर है। संस्थाएं अपने इतिहास को देखते हुए आगे का रोडमैप तय करती हैं, अपने अनुभवों से सीखती हैं और भविष्य में क्या करना है, यानी भविष्य की वह दिशा भी तय करती है। आपकी 262 वर्षों की लंबी यात्रा रही है। इतनी बड़ी जर्नी में आर्मी मेडिकल कोर ने जिस प्रकार देश के कोने कोने में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, वह अपने आप में अद्भुत है, प्रशंसनीय है। ऊंचे पहाड़ों से लेकर दुर्गम जंगलों तक, पीस टाइम से लेकर आपदा के समय तक आपकी सेवाएं हर स्थान तक पहुंची, जहां भी देशवासियों को और देश के बाहर भी आपके सहारे की, आपकी मदद की आवश्यकता पड़ी है। मेडिकल फोर्सेस के रूप में आप वहां पहुंचे हैं, न केवल पहुंचे हैं बल्कि पूरी ताकत के साथ आप पहुंचे हैं और लोगों का आपने भरोसा जीता है और इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। साथियों, कई बार मुझे लगता है किसी राष्ट्र का भी जीवन वृत्तांत एक व्यक्ति के जीवन जैसा ही होता है। जैसे एक व्यक्ति का बचपन होता है, फिर युवावस्था होती है और उसके बाद वह मैच्योर एज में पहुंचता है। उस मैच्योर एज में उसके बाद एक ओर अपने बुजुर्गों का अनुभव और आशीर्वाद भी होता है और दूसरी ओर बच्चों का, यानी नई पीढ़ी का ज्ञान भी होता है और इनोवेशन की क्षमता भी होती है। उसी प्रकार आज भारत को भी एक मैच्योर स्टेबल स्टेज में देखा जा सकता है। आजादी के बाद लगभग 70-80 ईयर की यात्रा में भारत ने अनुभव व्यतीत किया है और अपने लिए नए मार्ग भी बनाए हैं। आज हमारे पास आप जैसे कुछ संस्थान हैं, कुछ संगठन हैं जो अपनी परंपरा, अनुभव और निरंतर कार्य के कारण हमारे विकास को एक मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं। साथ ही आप ही जैसे लोगों का प्रोग्रेसिव माइंडसेट और नया दृष्टिकोण भी देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इन दोनों के संतुलन से ही कोई देश विकास की ओर आगे बढ़ता है। भारत आज इसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और इसको लेकर हमें आगे बढ़ते ही चले जाना। साथियों, जब भी हम किसी देश के विकास की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास पर जाता है। जैसे वहाँ की GDP क्या है, वहाँ की पर कैपिटल इनकम कितनी है, कैपिटल ग्रोथ कैसी है। ये तरीका काफी हद तक सही भी है, लेकिन विकास की तस्वीर मैं मानता हूं कहीं इससे अधिक बड़ी होती है। मेरा मानना है और मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट ये पैरामीटर्स
केवल इकोनॉमिक नहीं होते, केवल आर्थिक नहीं होते, इनके अलावा भी इसके कुछ महत्वपूर्ण डायमेंशन होते हैं और उनमें से एक अत्यंत जरूरी डायमेंशन है किसी देश के लोगों का स्वास्थ्य। और ये बात सही है कि आज देश में प्रॉस्पेरिटी लगातार बढ़ रही है, हम आर्थिक विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का जीवन भी अधिक कंपैरेटिवली कंफर्टेबल भी हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी सच्चाई भी सामने आ रही है, प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ नई नई बीमारियां भी जन्म ले रही है, क्योंकि लाइफ स्टाइल लोगों की तेजी से बदल रही है और उसी के साथ लाइफ स्टाइल डिजीज भी तेजी से बढ़ रही है। एक कंफर्टेबल लाइफ सबके लिए जरूरी है, सबके लिए डिजायरेबल भी है और अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो वही कंफर्ट कई समस्याओं का कारण ही कभी कभी बन जाता है। ऐसे समय में मेडिकल सेक्टर की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और वह लगातार इन बदलती चुनौतियों को समझें, उनसे डील करें और इसके लिए खुद को समय के अनुसार अपडेट करते रहें। साथियों, भारत की जो परंपरा रही है उसमें तो इस बैलेंस को बहुत पहले ही समझ लिया गया। श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपने खान पान, जीवन शैली, काम धाम और विश्राम के बीच बैलेंस रखता है वही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। आज के समय में यदि हम अपने जीवन को देखें तो हम अक्सर एक्सट्रीम्स में जीते हैं। मैं अक्सर कह रहा हूं, प्राय कभी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कभी हम डाइटिंग के नाम पर खुद को जरूरत से ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कभी ओवरवर्क करते हैं, कभी पूरी तरह से लेजी हो जाते हैं। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सोते हैं तो कुछ लोग ठीक से सो ही नहीं पाते। यह है संकट और यह इम्बैलेंस ही आज कई फिजिकल और मेंटल समस्याओं की जड़ बनता जा रहा है। और इसे समझना आवश्यक है कि जीवन का हर एक कार्य, खाना, सोना, काम करना या आराम करना, सब अपने आप में एक प्रकार का योगा है। जब इन सभी के संतुलन स्थापित होता है तब सही मायनों में आप हेल्दी बन सकते हैं और यही वह दिशा है जिस पे हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ डेवलपमेंट केवल इकोनॉमिक ग्रोथ तक सीमित न होकर हॉलिस्टिक हो और हेल्थ को डेवलपमेंट का एक सेंट्रल पिलर माना जाए। साथियों, यहाँ R&R में ओपीडी के सामने मुस्कुराते हुए जो भगवान बुद्ध बैठे हैं वह यूं ही नहीं बैठे। इनकी यह मूर्ति हमें स्मरण कराती है स्वास्थ्य केवल यह शरीर का विषय नहीं है बल्कि मन की शांति से भी इसका गहरा संबंध है। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि संतुलन, संयम और माइंडफुलनेस की ओवरऑल वेलनेस की कुंजी है। इसलिए हमें अपने मॉडर्न मेडिकल साइंस को और एंशिएंट फिलॉसफी से जोड़ना होगा, तभी जाकर हम एक अच्छा हेल्थ मॉडल भी लोगों के सामने रख पाएंगे। और इसके लिए हमें एक कंपोनेंट का खास ध्यान देना है और वह है रिसर्च। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल सेक्टर में हम काफी आगे बढ़े, इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता। पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। एम्स से लेकर मेडिकल कॉलेज की संख्या लगातार बढ़ रही है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं भी सभी को सुलभ बनी है। हम कैंसर ट्रीटमेंट, बाईपास सर्जरी और क्रिटिकल केयर जैसे क्षेत्रों में भी आगे आ रहे हैं। कई बड़ी संस्थानों में कॉम्प्लेक्स सर्जरी अब अधिक एसेसिबल और अफोर्डेबल हो रही है। लेकिन जब बात फ्रंटियर टेक्नोलॉजी और डीप रिसर्च की आती है तो उसमें अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। उदाहरण के तौर पर कैंसर रिसर्च में अर्ली डिटेक्शन टेक्नोलॉजी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के क्षेत्र में दुनिया के कई देश हमसे आगे हैं। इसी प्रकार कार्डियोवास्कुलर डिजीज
कि एडवांस प्रेडिक्टिव मॉडल्स और मेंटल हेल्थ के न्यूरो रिसर्च में भी हमें अपनी दक्षता को और अधिक मजबूत करना होगा। साथियों, इसी से जुड़ा एक और क्षेत्र फार्मास्यूटिकल का। इस सेक्टर में भी सेल्फ रिलायंस मैं मानता हूं कि अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारत दुनिया का एक बड़ा मेडिसिन सप्लायर जरूर है, लेकिन हाई इंड ड्रग इनोवेशन और ओरिजिनल रिसर्च के क्षेत्र में अभी भी डिपेंडेंसी हमको साफ तौर पर देखने को मिलती है। इसलिए समय है कि हम जेनेरिक प्रोडक्शन से आगे बढ़कर इनोवेशन ड्रिवेन फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। साथ ही हमें नई दवाओं की खोज, क्लिनिकल रिसर्च को मजबूत करना और ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अपनाने पर भी विशेष ध्यान देना होगा। एमएसएमई और स्टार्टअप को फार्मा इनोवेशन में जोड़ना, बेहतर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और स्किल्ड मैन पावर तैयार करना भी ये बहुत ही आवश्यक है। इससे न केवल हमारी घरेलू जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि भारत वैश्विक स्तर पर इन क्षेत्रों में एक लीडर के रूप में इमर्ज करे। साथियों, यह सब कुछ हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज के दौर में हमें जिन जिन क्षेत्रों में काम करना है उसमें एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वह है हेल्थ सिक्योरिटी। जब भी इस दौर में हम सिक्योरिटी की बात करते हैं उसमें केवल सेवाओं की सुरक्षा शामिल नहीं है, बल्कि हेल्थ सिक्योरिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं तो उसके पीछे हेल्थ सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा रोल है, जो हमारे सैनिकों का विश्वास मजबूत होता है कि किसी भी परिस्थिति के लिए एक बेहतर मेडिकल सपोर्ट उनके साथ है, वे बिना किसी चिंता के अपने मिशन को पूरा करने में कामयाबी हासिल करते हैं। इसलिए हेल्थ सिक्योरिटी पर कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव अप्रोच की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक और विषय जो आपका ध्यान मैं ले जाना चाहूंगा और वह विषय है क्लिनिकल ट्रायल्स। आज दुनिया के कई एडवांस कंट्रीज में क्लिनिकल ट्रायल्स इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड होते हैं। वहां रिसर्च, ट्रीटमेंट और इनोवेशन इन सबको ध्यान में रखा जाता है। हमारे यहाँ भी इस दिशा में काम हो रहा है, लेकिन अभी भी ट्रायल रिफॉर्म्स की आवश्यकता स्पष्ट रूप से महसूस होती है। हमें यह भी देखने की जरूरत है कि आर्म्ड फोर्सेस, मेडिकल सर्विसेज इस क्षेत्र में किस प्रकार अपना मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे सकती है, ताकि हमारी मेडिकल कैपेबिलिटी केवल इलाज तक सीमित न रहे, बल्कि नॉलेज क्रिएशन तक भी पहुंचे। यहाँ अपने अपने क्षेत्र के इंपॉर्टेंट और जाने वाले लोग बैठे हैं, तो मुझे विश्वास है इस ओर भी आप निश्चित रूप से विचार करेंगे। साथियों, मेडिकल सेक्टर में आमतौर पर हमें एक चैलेंज और भी देखने को मिलता है। हमारे हॉस्पिटल में वर्कलोड बहुत अधिक होता है। ओपीडी में हमें भारी भीड़ देखने को मिलती है। सर्जिकल शेड्यूल्स बेहद टाइट होते हैं। डॉक्टर्स लगातार ट्रीटमेंट और सर्जरी में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में रिसर्च, ट्रेनिंग और टीचिंग जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स निश्चित रूप से किसी न किसी हद तक प्रभावित हो, और यह एक प्रैक्टिकल चैलेंज है जिसे हमें स्वीकार करना ही होगा। यानी जो डॉक्टर हैं वो केवल काम ही काम कर रहे हैं, रिसर्च के लिए उन्हें जितना समय मिलना चाहिए उतना समय नहीं मिल पा रहा। इसलिए जो इतना वर्कलोड है इसे कैसे बैलेंस किया जाए, इस पर भी मैं समझता हूं कि विचार करने की हम सबको आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट डाटा का। आज के समय में डाटा इन्वेस्टमेंट ये बहुत ही आवश्यक है। इतनी पॉपुलेशन और इतने बड़े हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद अब तक हमने डाटा कलेक्शन और सिंथेसिस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हमें इस गैप को भरना ही होगा। हॉस्पिटल में रोजाना हम हजारों केसेस आते हैं। डॉक्टर्स अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन यह नॉलेज अक्सर इंडिविजुअल लेवल तक ही सीमित रह जाती है। यह इंस्टीट्यूशनल मेमोरी या नेशनल रिसोर्स में
परिवर्तित जिस हद तक होनी चाहिए पर नहीं हो पाती। साथियों, इसे आप ऐसे समझिए, किसी एक डॉक्टर के पास किसी खास बीमारी के लगभग 50 ऐसे पेशेंट आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो डॉक्टर उस बीमारी को समझने में काफी स्किल्ड हो जाता है, लेकिन वही नॉलेज दूसरे हॉस्पिटल तक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है। वहां जब उस बीमारी का मरीज आता है तो दूसरे डॉक्टर के लिए वो पहला केस होता है। इस तरह नॉलेज क्रिएशन हर जगह अलग अलग तरीके से शुरू होती है, जबकि उसे शेयर होकर, साझा होकर आगे बढ़ना चाहिए। यही कारण है कि एक मजबूत एसओपी और स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल की भी आवश्यकता है। अगर किसी बीमारी पर पहले से पर्याप्त क्लिनिकल एक्सपीरियंस मौजूद है तो वह एक्सपीरियंस सिस्टम के माध्यम से अन्य डॉक्टर्स और हॉस्पिटल तक पहुंचना चाहिए, जिससे ट्रीटमेंट फास्टर, एफिशिएंट और एविडेंस बेस्ड बनता है। और यह इंडिविजुअल कैपेबिलिटी के साथ साथ सिस्टम एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा। इसके लिए एक नेशनल लेवल डाटा पूल तैयार करना इस दिशा में मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। इससे पॉलिसीज को बेहतर इनपुट मिलेगा, नए मेडिकल प्रैक्टिसेस को वैलिडेट करने में भी मदद मिलेगी, इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स को बड़े स्तर पर रेप्लिकेट किया जा सकेगा और धीरे धीरे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बनेगा। साथियों, आज के समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही है तो डिफेंस और हेल्थ केयर दोनों क्षेत्रों में भी हमें उतनी तेज गति से आगे बढ़ना होगा। आज हम सब देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और ऐसे में हेल्थ केयर में एआई बेस्ड सिमुलेटेड ट्रेनिंग को अपनाना यह भी समय की आवश्यकता बन चुका है। और मुझे जानकर खुशी हुई कि AHRR ने ऑलरेडी इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है। आपका यही विजन आपको एक हॉस्पिटल से कहीं अधिक एक भरोसे का प्रतीक बनाता है। साथियों, आप यहाँ एक सिपाही से लेकर आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर तक सभी निश्चिंत होकर अपना उपचार कराते हैं। यह जो भरोसा है वो तो आपकी वर्षों की सेवा, अनुशासन और उत्कृष्ट चिकित्सा व्यवस्था से ही बना हुआ है। और यह भरोसा आपकी सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी आपकी आइडेंटिटी है। इसलिए आपको इसी तरह लगातार टेक्नोलॉजी अपडेट भी करते रहना होगा ताकि बदलते समय के अनुसार यह भरोसा और मजबूत। जहां तक रिसर्च और एक्सपेंशन की बात है तो मैं यह मानता हूं कि R&R हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटी देश के अन्य हिस्सों में भी विकसित होनी चाहिए। यह देश का एकमात्र प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो अभी फिलहाल दिल्ली में स्थित है, लेकिन ऐसे संस्थान तो देश के चारों कोने में होने चाहिए ताकि देश के हर क्षेत्र में सभी जगह मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। और यह आवश्यक नहीं है कि हर जगह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ही बने या कोई बिल्कुल नया संस्थान खड़ा किया जाए, बल्कि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में भी अपार संभावनाएं हैं। जहां पहले से कमांड हॉस्पिटल या बेस हॉस्पिटल मौजूद हैं, उनको मॉडर्न फैसिलिटी के साथ अपग्रेड करके उन्हें उसी स्तर तक लाया जा सकता है। तो मैं तो हमेशा इसको लेकर प्रयास करता रहता हूँ कि देश भर में हमारे सैनिकों को सर्वोत्तम उपचार और फैसिलिटी यह उपलब्ध हो सके। हमारे जो सैनिक तपती हुई गर्मी और कड़ाके की ठंड में दिन रात हर परिस्थिति में देश की सेवा में वे लगे रहते हैं, उनके लिए बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी इंश्योर करना मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की यह एक सर्वोच्च प्रायोरिटी में से एक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ओर भी आप सभी इस पर विचार करें। साथियों, एक बात का मुझे बड़ा गौरव, मेरे अंदर प्रशंसा प्राइड ये पैदा होती है, आप सभी ने मेडिकल सेक्टर में काम करते हुए भारत के लोगों की सेवा तो की ही है, साथ ही साथ आपने देश की मिलिट्री मेडिकल डिप्लोमेसी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस प्रकार नेपाल और अन्य स्थानों पर आप लोगों के द्वारा मेडिकल कैंप लगाए गए,
वह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम रहा है। वो भारत के सॉफ्ट पावर का एक सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया है। इन सब प्रयासों से पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत होते हैं और आम लोगों के जीवन में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। साथियों, आज के समय में मेडिकल सेक्टर को आइसोलेशन में नहीं देखा जाता। मेडिकल सेक्टर अपने आप में इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और सोशली हर डायमेंशन के साथ जुड़ा है। इसी का एक और एस्पेक्ट सिविल मिलिट्री फ्यूजन भी है। अभी कुछ समय पहले ही इन आई कैंप्स और मेडिकल इनिशिएटिव्स का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हुआ है। उसका लाभ केवल डिफेंस पर्सनल तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि आम जनता को भी मिला है। इसकी मैं अपनी तरफ से सराहना करना चाहता हूं। यह कोई छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। इस तरह के स्वास्थ्य सेवाओं के देश भर में प्रसार की या जिसकी भी दृष्टि रही हो, जिसका भी विजन रहा हो, उसकी मैं सराहना करता हूं और उनको मैं बधाई देता हूं। साथियों, आज क्योंकि मैं हमारी सेनाओं से जुड़े हुए मेडिकल प्रोफेशनल के बीच यहाँ पर मौजूद हूं, एक और बात मैं आपसे करूंगा। हमारी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की जो नर्सेस हैं, जो हमारी मेडिकल फोर्सेस की बेडरॉक है, उनको रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलता। एक लंबे समय से ये डिमांड पेंडिंग पड़ी हुई थी, एक लंबे समय से इस बात की मांग हो रही थी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने अब यह निर्णय लिया है कि अब उन्हें भी एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये प्रसन्नता का विषय है और इसके लिए मैं इस सर्विस को भी अपनी तरफ से बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए आर्मी मेडिकल कोर के इस एजेंडे पर मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के उन सभी वीरों को नमन करता हूं जो लगातार राष्ट्र की सेवा में ही अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही मैं सभी वेटरन्स को भी धन्यवाद देता हूं जिनके योगदान ने ये एफएमएस को आज इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे युवा अधिकारी भी इस विरासत को 2047 के विकसित भारत तक और उससे आगे भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।